प्रिय विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कक्षा में आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित पाठ बाजार दर्शन की विषय वस्तु व इसके रचनाकार सुप्रसिद्ध कथाकार श्री जैनेन्द्र कुमार के जीवन व उनके साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षेप में विचार करेंगे। श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज नामक गांव में हुआ। इनके जीवन और साहित्य पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु गांधी जी के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार को उनकी साहित्य सेवा के लिए सन 1970 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी तथा भारत भारती पुरस्कारों से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। सन 1990 में उनका देहांत हो गया। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध। उनकी कहानियों की बात करें तो जैनेन्द्र जी की अधिकतर कहानियां मनोविश्लेषण से संबंध रखती हैं। उनके उल्लेखनीय कहानी संग्रह हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया और पाजेब। उनकी कुछ कहानियों जैसे खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत को कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार व कहानीकार के साथ साथ निबंध लेखन में उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। उनके निबंधों में वैचारिक गहनता व विषय का सूक्ष्म विवेचन मिलता है। इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, सोच विचार, समय और हम तथा विचार वल्लरी। जैनेन्द्र जी के दार्शनिक और सामाजिक निबंधों में पर्याप्त मौलिक चिंतन और मनन है। बहुत ही सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। आपने स्थूल समस्याओं के स्थान पर आंतरिक समस्याओं का मनोवैज्ञानिक धरातल पर सहानुभूतिपूर्ण विश्लेषण किया है। जैनेन्द्र जी ने सामान्य मानव की सामान्य परिस्थितियां न लेकर असामान्य मानव की असामान्य परिस्थितियों से प्रभावित मानसिक प्रतिक्रियाओं का मनोविश्लेषण किया है। यही कारण है कि इनकी कहानियों में कथानक की अपेक्षा मनोविश्लेषण अधिक छाया रहता है, अतः बौद्धिक रोचकता बनी रहती है। जैनेन्द्र जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने मनोविश्लेषण की जो प्रणाली अपनाई है वह इनके निजी जीवनानुभवों पर आधारित है। इन्होंने अंतर्तंत्र के द्वारा मानवीय उदात्त मनोभावों की मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति की है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें उन्होंने उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर व्यापक चर्चा की है। कई दशक पूर्व लिखा गया उनका यह निबंध आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है तथा समाज की बदलती मनोवृत्ति को पहचानने की लेखक की प्रतिभा का प्रमाण भी। इस निबंध में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर यदि बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, परंतु यदि हम अपनी जरूरतों को पहचाने बिना बाजार में गए तो उसकी चमक दमक में फंसकर अनावश्यक वस्तुएं खरीद लाएंगे। परिणाम यह होगा सुविधा और आराम के विचार से खरीदी गई वस्तुएं हमारी शांति भंग करेंगी। लेखक अपनी बात का आरंभ अपने निजी अनुभव के वर्णन से करता है। उनका एक मित्र
अपनी पत्नी के साथ बाजार के से सामान के बहुत से बंडल लेकर लौटता है। लेखक इतने अधिक सामान को देखकर पूछता है कि यह सब क्या है? तो मित्र ने अपनी पत्नी की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये जो साथ थी। मित्र के कहने का भाव था कि पत्नी के कहने पर ही इतना सारा सामान लाना पड़ा। लेखक भी इससे सहमत हैं। सामान की खरीदारी में पति की अपेक्षा पत्नी को ही अधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि हर आदमी अपनी इच्छा अनुसार खरीदे गए सामान के लिए भी पत्नी का ही बहाना लेता है। लेखक आगे कहता है कि बाजार से सामान खरीदने के लिए एक अन्य तत्व का भी विशेष महत्व है। वह तत्व है बटुए का धन से भरा होना। इसे पैसे की गर्मी या पैसे की ताकत भी कह सकते हैं। पत्नी साथ हो लेकिन पैसे की ताकत न हो तो हम चाहकर भी अधिक खरीदारी नहीं कर सकते। पैसा पावर है, यानी पैसा शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तब तक दिखाई नहीं देती जब तक कि इससे बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में कीमती सामान न खरीदा जाए। यदि किसी के पास बहुत बड़ा मकान, कीमती कार, बंगला आदि हैं, तो बैंक खाता देखे बिना ही मनुष्य का पैसा दिखाई देता है। लेखक कहता है कि कुछ लोग पैसे की फिजूल खर्ची में ही पैसे की शक्ति का आनंद लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संयम और नियम से काम लेते हैं। वे अनावश्यक सामान खरीदने में पैसे खर्च नहीं करते। वे बुद्धिमान हैं और संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते रहते हैं। उन्हें पैसे की शक्ति पर पूरा विश्वास है, इसीलिए वे इसका प्रयोग और शक्ति की परीक्षा भी नहीं लेते। हाँ, इतना अवश्य है, धन का संग्रह होने के कारण इनका मन अभिमान से भरा रहता है। सामान खरीदने में लेखक के मित्र का सारा बटुआ खाली हो गया। स्पष्ट है, सामान बटुए में रखे पैसे के अनुपात में खरीदा गया, न कि जरूरत के अनुसार। एक बात और ध्यान में आती है, फालतू सामान खरीदने में धन के साथ साथ बाजार का आकर्षण भी प्रेरणा का काम करता है। मित्र ने लेखक को बताया कि बाजार शैतान का जाल है। दुकानों पर सामान ऐसे सजा कर रखा जाता है कि न चाहते हुए भी ग्राहक उसमें फंस जाता है, यानी खरीदने के लिए विवश हो जाता है। लेखक मन ही मन बाजार के इस रूपजाल की शक्ति को स्वीकार करता है। बाजार मानो कहता है, यहां आओ, मुझे आकर लूट लो, अन्य सभी बातों को भूल जाओ और मेरी तरफ और केवल मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारे लिए ही यहां सज धज कर खड़ा हूं। यदि तुम खरीदना नहीं चाहते हो तो मत खरीदो, लेकिन देखने में क्या बुराई है। विद्यार्थियों, आपने, हम सभी ने इस प्रकार की स्थिति का अवश्य सामना किया होगा, जब दुकानदार ने वस्तुएं खरीदने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए आग्रह किया हो। कहने का अर्थ यह है कि बाजार की चकाचौंध में पड़कर व्यक्ति आवश्यक अनावश्यक का भेद भूल जाता है और वह ऐसी वस्तुओं को खरीदने के लिए विवश हो जाता है जो उसके लिए नितांत गैर जरूरी होती हैं। लेखक कहता है कि बाजार का यह निमंत्रण मौन और सूक्ष्म होता है। इससे अधिक चीजें खरीदने की इच्छा जागती है। सजी धजी सामान से भरी दुकानों को देखकर बाजार में खड़े व्यक्ति को लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, उसे और अधिक सामान खरीदना चाहिए। बाजार का यह रूप उसके अंदर असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या उत्पन्न करता है। वह उसे कुंठित कर देता है। इसके साथ ही लेखक एक अन्य विपरीत स्थिति का भी उल्लेख करता है। उनका एक अन्य मित्र दोपहर के समय बाजार गया और शाम को खाली हाथ लौट आया। खाली हाथ लौटने का कारण यह रहा कि किसी भी चीज को नहीं खरीदा गया, क्योंकि सभी कुछ खरीदने की इच्छा हो रही थी। सब कुछ खरीद नहीं सकता था और कुछ चीजें खरीदने का अर्थ था शेष अन्य चीजों को छोड़ना, अतः खाली हाथ ही लौटना पड़ा।
प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार भोजन का स्वाद जीभ के माध्यम से, संगीत की तरंगें कानों के माध्यम से हमारे मन को लुभाती हैं, उसी प्रकार बाजार का रूप सौंदर्य, सुंदर सजी धजी वस्तुएं आंखों के माध्यम से हमारे मन को लुभाती है, उस पर जादू करती है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक चुंबक का उदाहरण देता है। जिस प्रकार चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वह लोहे के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, उसकी सीमा केवल लोहे तक है, उसी प्रकार बाजार के जादू की भी एक सीमा है। इसके जादू का प्रभाव उन लोगों पर अधिक होता है जिनके पास बहुत सारा धन हो लेकिन मन खाली, अर्थात जो नहीं जानते कि उनकी क्या आवश्यकता है और बाजार से उन्हें क्या खरीदना है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त धन नहीं है और उसके मन में खरीदारी की इच्छा हो तो उस पर भी बाजार का जादू खूब काम करता है। व्यक्ति किसी भी प्रकार इच्छित वस्तुओं को खरीदना चाहेगा जो उसे अपनी ओर खींच रही है, और यदि व्यक्ति की जेब में पैसा हो तो उसका मन किसी की नहीं सुनेगा। जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब कुछ खरीद लेना चाहेगा। उसको लगता है कि उसके पास जितना अधिक सामान होगा उसका जीवन उतना ही सुख सुविधा और आराम से भरा होगा। लेकिन जैसे ही वह बाजार के जादू से मुक्त होता है, उसको पता चलता है कि वस्तुओं की अधिकता आराम देने के स्थान पर असुविधा और अशांति ही पैदा कर रही है। विलासिता और अनावश्यक वस्तुओं का असीम संग्रह पैसे की कुरूप शक्ति की अभिव्यक्ति है। इससे अभिमान बढ़ता है। मन पर धन के अभिमान का बंधन और कड़ा हो जाता है। लेखक बाजार के जादू के दुष्प्रभाव के बारे में ही नहीं बताता, अपितु उसका समाधान भी सुझाता है। वह कहता है कि जब हम बाजार जाएं, उस समय हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए। हमें निश्चित वस्तु खरीदने का लक्ष्य मन में रखकर ही बाजार जाना चाहिए। यदि मन में कोई निश्चित वस्तु खरीदने का लक्ष्य न हो तो बाजार मत जाओ। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए लेखक एक उदाहरण देता है। वह कहता है कि लू से बचना है तो पानी पीकर ही बाहर जाना चाहिए। शरीर में पानी होगा तो लू का प्रभाव व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें अपनी जरूरत स्पष्ट है तो बाजार का सारा रूप, सारा आकर्षण हमारे लिए व्यर्थ है। वह हमें कोई पीड़ा नहीं दे सकेगा, बल्कि हमें आवश्यक चीजें उपलब्ध कराने में अपनी ही सार्थकता सिद्ध करेगा। विद्यार्थियों, मन का विषय बड़ा सूक्ष्म है। जहां मन है वहां इच्छा भी है। इच्छाएं मन में ही उत्पन्न होती हैं, मन में ही सहारा पाती हैं। इच्छाओं के बिना मन नहीं है, मन का प्रयोजन नहीं है। अतः लेखक कहता है कि मन खाली होने का अर्थ यह नहीं है कि मन बंद है। मन बंद होने का अर्थ है उसका शून्य हो जाना, किसी भी इच्छा का शेष नहीं रहना, जो कि मनुष्य के लिए संभव नहीं है। यह अधिकार केवल ईश्वर को प्राप्त है। इसलिए यदि कोई सभी इच्छाओं से रहित होने का दावा करता है तो वह झूठ है। कहने का भाव यह है कि इच्छाओं को या मन को निरंकुश हो जाने देना ठीक नहीं है, तो सभी इच्छाओं को मार देना या उनका निषेध करना भी निर्जीवता है। लोभ का विषय सामने हो और हम बलपूर्वक मन को बंद करने का प्रयास करें तो वह हमारी जीत नहीं, हार होगी। किसी सुंदर रूप या दृश्य को देखने के लोभ से बचने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें ही फोड़ ले तो क्या मन के लोभ के विषय से हट जाएगा? नहीं, इससे लोभ के विषय की लालसा तो मन में बनी ही रहेगी। इसलिए इस प्रकार इच्छाओं का दमन करना निरर्थक है। यह योग नहीं बल्कि मन की कमजोरी है, संकीर्णता है, मन की शुद्धता है। मनुष्य का मन अपूर्ण है, इसलिए वह मनुष्य है। यदि वह पूर्ण है होगा तो परमात्मा से अभिन्न हो जाएगा। एक बात ध्यान देने वाली बात यह भी है
प्रकृति बिना प्रयोजन के किसी वस्तु का निर्माण नहीं करती, अतः मन का भी कोई न कोई प्रयोजन है। इसीलिए मन को सब कुछ करने की छूट न देते हुए उसकी सुननी भी चाहिए। अब मन को कितनी छूट हो, यह बात समझाने के लिए लेखक एक उदाहरण देता है। लेखक की पड़ोस में चूरण बेचने वाले भगत जी रहते हैं। उनका चूरण बहुत लोकप्रिय है, फिर भी वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते। यदि वे चाहते तो बहुत अधिक धन कमा सकते थे। यहां तक कि न तो वे अपना चूरण किसी व्यापारी को बेचते हैं और न ही ऑर्डर पर बनाते हैं। 6 आने कमाने के बाद जो चूरण बच जाता है उसे बच्चों को बांट देते हैं। वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। बाजार जाते हैं और अपने काम की चीजें, नमक, जीरा आदि खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार की कोई वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं करती। वे तटस्थ भाव से बाजार को देखते हैं और लौट आते हैं। लेखक बताता है कि भगत जी अनपढ़ हैं। वे बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते, फिर भी उनके पास ऐसा कुछ है जो शायद बड़े बड़े विद्वानों, पढ़े लिखों के पास नहीं है। उनके ऊपर बाजार का जादू नहीं चलता। पैसा मानो उनसे भीख मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन भगत जी उन पर दया नहीं करते। वे 6 आने से अधिक नहीं कमाना चाहते। जो पैसा भगत जी के सामने नतमस्तक है, विवश है, ऐसा नहीं है कि वह बलहीन है। उसमें विचित्र मारक क्षमता है। वह व्यक्ति को तड़फता हुआ छोड़ देता है। लेखक कहता है कि एक बार एक पैदल व्यक्ति के पास से मोटर गाड़ी गुजर जाती है। उसे लगता है कि मोटर कार नहीं बल्कि व्यंग्य की एक लीक उसके कलेजे के आर पार हो गई है। वह हीनता और जलन के कारण सोचने लगता है कि उसके पास मोटर कार क्यों नहीं है। हाय, वह किसी मोटर कार वाले माँ बाप के यहाँ पैदा क्यों नहीं हुआ। लेखक का मत है कि पैसे के अंदर इतनी अधिक शक्ति है कि इसके अधिक होने पर व्यक्ति अपने सगे संबंधियों को भी हे की दृष्टि से देखने लगता है, और पैसा नहीं होने पर वह मन ही मन उनके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है। वह उनके प्रति कृतज्ञ भी हो सकता है, लेकिन पैसे की यह व्यंग्य शक्ति भगत जी के सामने चूर चूर हो जाती है। लेखक प्रश्न करता है कि वह कौन सा बल है जो भगत जी को पैसे की शक्ति के सामने अजेय बनाता है। उस बल को आत्मिक, धार्मिक या नैतिक, कुछ भी नाम दो, लेखक इस फेर में नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर है, जिस मनुष्य में धन वैभव संग्रह करने की तृष्णा है उसके पास यह बल नहीं मिलता, क्योंकि धन वैभव की लालसा में मनुष्य की निर्बलता ही सिद्ध होती है। एक बार लेखक को भगत जी बाजार में मिल जाते हैं। लेखक कहता है कि उनकी आंखें बाजार के भय से बंद नहीं हैं और न ही वे बाजार की निंदा कर रहे हैं। दुकानों में रखे सजावटी सामान के प्रति उनकी आंखों में न कोई आसक्ति या आश्चर्य का भाव भी दिखाई नहीं दे रहा है। वे सहज भाव से लोगों से मिल रहे हैं, उनके अभिवादन का उत्तर दे रहे हैं। बाजार चौक बढ़िया बढ़िया वस्तुओं से भरा पड़ा है, परंतु उनके प्रति भगत जी के मन में न किसी प्रकार का अलगाव है, न किसी प्रकार का घृणा भाव है। ऐसा लगता है कि बाजार के प्रति वे अपनी सद्भावना प्रकट कर रहे हैं, उसके सार्थक होने की कामना कर रहे हैं। भगत जी खुली आंखों व प्रसन्न मन से बाजार से गुजरते हैं। रास्ते में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, परंतु वे कहीं नहीं रुकते, क्योंकि वहां उनकी आवश्यकता का सामान नहीं मिलता। वे सीधे पंसारी की दुकान पर पहुंचते हैं तथा वहां से अपनी जरूरत का सामान लेकर लौट आते हैं। बाजार की सुंदरता के प्रति न तो उनके मन में मोह है और न ही विद्रोह। उनके लिए बाजार की सार्थकता तभी तक है जब तक वह उनको आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराता है। नमक और जीरा खरीदने के बाद चांदनी चौक का होना या न होना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। वे चांदनी चौक के उजलेपन से आकर्षित नहीं होते।
जरूरत का सामान लेकर वे उसका भला ही करना चाहते हैं। आवश्यकता के समय काम आने में ही बाजार और ग्राहक दोनों की भलाई है। लेखक का मत है कि जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को पहचानता है, जो जानता है कि उसे क्या खरीदना है, वही व्यक्ति बाजार को सार्थक बना सकता है। लेकिन जो लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या खरीदना है तथा अपनी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर के अभिमान में अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, ऐसे लोग बाजार की विनाशक शक्ति को बढ़ावा देते हैं। वे न तो स्वयं बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न ही उसे सच्चा लाभ पहुंचा सकते हैं। वे केवल बाजारूपन को बढ़ाते हैं, अर्थात क्रय विक्रय को ही प्राथमिकता देते हैं, न कि आवश्यकता की पूर्ति को। इससे कपट बढ़ता है, सद्भाव घटता है, क्योंकि धन के बल पर अनावश्यक और फैंसी या विलासिता की वस्तुओं का संग्रह खरीदार के मन में अभिमान बढ़ाता है, और जिन लोगों के पास इन वस्तुओं का अभाव है उनके मन में ईर्ष्या और अलगाव का भाव पैदा करता है। परिणाम, भाई भाई के बीच, पड़ोसी पड़ोसी के बीच स्नेह और सद्भाव समाप्त हो जाता है। बाजार व्यक्ति को परिवार या समाज के सदस्य होने की दृष्टि से नहीं देखता, अपितु उसकी नजर में वह केवल क्रेता या विक्रेता है, और क्रेता विक्रेता के बीच भाईचारे का संबंध न होकर विशुद्ध लाभ हानि का संबंध होता है। इस प्रकार के बाजार में लोगों की आवश्यकता का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि लाभ हानि का, छल कपट का आदान प्रदान होता है। बाजार का ऐसा शोषणकारी नियम, ऐसी वृत्ति मानवता के लिए दुर्भाग्य है। लेखक कहता है कि ऐसे नियमों को तय करने वाला अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अनीति शास्त्र है। इस प्रकार की अन्यायपूर्ण नीतियां समाज का भला नहीं कर सकती। पाठ की विषय वस्तु पर विचार करने के पश्चात आइए अब हम पाठ के साथ शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करें। आशा है यह चर्चा प्रस्तुत विषय की समझ को और गहरा करने में हमारी सहायता करेगी। पहला प्रश्न, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू उसकी सजावट में है, चकाचौंध में है। सजी धजी दुकानें और उनमें रखा फैंसी सामान मनुष्य के मन पर जादू का काम करता है। बाजार के बनावटी आकर्षण, जिसे लेखक ने बाजार का जादू कहा है, उसमें फंसकर ग्राहक अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेता है। वह सोचता है कि इन वस्तुओं से उसे सुख सुविधा मिलेगी, आराम मिलेगा, परंतु जब बाजार का जादू उतर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये वस्तुएं सुख सुविधा देने के स्थान पर केवल शांति भंग करने वाली है। दूसरा प्रश्न, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? अधिकतर लोग बाजार के रूप सौंदर्य से मोहित होकर अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेते हैं। बाद में ये वस्तुएं उन्हें असंतोष और त्रास के सिवाय कुछ नहीं दे पाती। लेकिन भगत जी के मन में बाजार के प्रति न तो आसक्ति है और न ही अलगाव। वे खुली आंखों से बाजार को देखते हुए चलते हैं, किंतु उसके आकर्षण में नहीं फंसते। वे तटस्थ भाव से अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीदते हैं। फैंसी वस्तुओं के प्रति अनासक्ति और संतोष का भाव भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू है। भगत जी का यह आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना धन का दुरुपयोग है। इससे समाज में प्रदर्शन की भावना को बल मिलता है। दिखावे की यह प्रवृत्ति समाज में ईर्ष्या व द्वेष का कारण भी बनती है। यदि सभी लोग भगत जी की भांति अपनी जरूरत के अनुपात में खरीदारी करेंगे तो बाजार में वस्तुओं का अभाव नहीं होगा, महंगाई और होड़ नहीं बढ़ेगी। होड़ नहीं बढ़ने पर
निश्चय ही समाज में शांति स्थापित होगी। तीसरा प्रश्न, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजारूपन से तात्पर्य है व्यक्ति या ग्राहक के हित को महत्व न देकर बाजार के हित को महत्व देना, बाजार के शोषणकारी नियमों का हावी होना। और बाजार का नियम है साम दाम दंडभेद, अधिक से अधिक लाभ कमाना। यह नियम शोषण को बढ़ावा देता है। बाजार का रूपजाल लोगों को अधिक से अधिक सामान खरीदने के लिए प्रेरित करता है। झूठे विज्ञापन और फैंसी वस्तुओं की चकाचौंध में इस बाजारूपन को देखा जा सकता है। दिखावा पसंद और धनी लोग बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं, परंतु जो लोग अपनी आवश्यकता को पहचान कर खरीदारी करते हैं वे ही बाजार को सच्ची सार्थकता प्रदान करते हैं। स्वयं बाजार भी ऐसे लोगों की आवश्यकता पूर्ति कर उन्हें सच्चा लाभ देता है। चौथा प्रश्न, बाजार किसी का लिंग, जात, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? बाजार के लिए किसी व्यक्ति की क्रय शक्ति महत्वपूर्ण है, न कि उसका लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र। वह किसी को उसकी जाति धर्म पूछकर सामान नहीं बेचता। दुकानदार के पास ग्रामीण शहरी, अमीर गरीब, महिला पुरुष, युवा वृद्ध सभी वर्गों के ग्राहक आते हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। उसकी दृष्टि में सभी ग्राहक हैं। ग्राहक के पास पैसे होने चाहिए, यही उसके लिए महत्व की बात है। हम इस बात से सहमत हैं कि परोक्ष रूप में बाजार सामाजिक समता की रचना कर रहा है। पांचवें प्रश्न के अंतर्गत आपको अपने तथा अपने समाज से ऐसे प्रसंग का उल्लेख करने के लिए कहा गया है जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। दूसरा, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। विद्यार्थियों, आपके अपने जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए होंगे जब पैसा शक्ति के पर्याय के रूप में आपके सामने आया हो, तथा कई अवसर ऐसे भी आए होंगे जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। पहले प्रसंग के रूप में हम कह सकते हैं कि पैसे में इतनी शक्ति है कि कुछ लोग इसे धरती का भगवान मानते हैं। हो सकता है इस कथन में पैसे की शक्ति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भौतिक जीवन की अनेक समस्याओं और संकटों का समाधान पैसे के बल पर किया जा सकता है। हमने देखा है कि देश दुनिया में असंख्य लोग मामूली बीमारियों से केवल इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास न्यूनतम उपचार के लिए भी पैसे नहीं होते। दूसरी तरफ धनी लोग पैसे की शक्ति से असाध्य समझे जाने वाली बीमारियों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। पैसे के बल पर अमीर लोगों के पढ़ाई में कमजोर बच्चे अच्छे शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पा जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, हमारे पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति मात्र पैसे के बल पर गांव का सरपंच बन गया। ऐसे और भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जब पैसा शक्ति के रूप में हमारे सामने आया है। अब पैसे की शक्ति का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। यह ठीक है कि पैसे से अनेक समस्याओं और संकटों का समाधान किया जा सकता है, किंतु जीवन में कई अवसर ऐसे भी आते हैं जहां धन की शक्ति असहाय नजर आती है। ताजा उदाहरण कोरोना महामारी का है। यदि पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर देशों में कोरोना से मिलने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक नहीं होती। विद्यार्थियों, आइए अब हम पाठ के आसपास शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों पर भी विचार करते हैं। पहला प्रश्न, बाजार दर्शन
पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में 4 स्थितियों मन खाली हो, मन खाली न हो, मन बंद हो, मन में नकार हो का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। मेरा मानना है कि आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी पाठ में उल्लेखित मन की स्थितियों का अनुभव अवश्य किया होगा, अतः उससे जुड़े अनुभव भी आपके अपने हैं। इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों को आप अपने मित्रों व सहपाठियों से साझा करें। दूसरा प्रश्न, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते या मानती हैं? इस पाठ में 2 प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है। पहली श्रेणी में हम उन ग्राहकों को रख सकते हैं जिनके मन खाली और जेबें पैसों से भरी हुई है। ऐसे लोग बाजार की चकाचौंध में फंसकर अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति से स्वयं उनकी तथा समाज की शांति भंग होती है। दूसरी श्रेणी के ग्राहकों का मन खाली नहीं होता। वे तभी बाजार जाते हैं जब उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होती है। उनके मन में निश्चित वस्तु को खरीदने का लक्ष्य होता है। आप बाजार के अपने अनुभवों का विश्लेषण करें और जानने का प्रयास करें कि आप किस श्रेणी के ग्राहक हैं। मैं स्वयं को दूसरी श्रेणी का ग्राहक मानता हूं। तीसरा प्रश्न, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नजर आती है? वर्तमान बाजार व्यवस्था विविधतापूर्ण है। कुछ बाजार ऐसे हैं जहां दैनिक आवश्यकता व उपभोग की प्रत्येक वस्तु मिलती है। यहाँ अमीर गरीब सभी वर्गों के लोग आते हैं। यह बाजार का सामान्य रूप है। इसके अतिरिक्त ऐसे बाजार भी हैं जहां पर वस्तु विशेष ही मिलती है, जैसे कपड़ा बाजार, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, गुड़ मंडी आदि। पिछले कुछ दशकों से बाजार की एक नई संस्कृति विकसित हो रही है। इस संस्कृति का नाम है मॉल संस्कृति। यह बाजार का अत्याधुनिक रूप है। यहाँ की चमक दमक अन्य बाजारों की अपेक्षा अधिक है। यहाँ अधिकतर धनी लोग आते हैं और अनावश्यक व फैशनेबल वस्तुओं की बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। मॉल संस्कृति में परचेजिंग पावर का पूरा उपयोग होता है। यहाँ वस्तुएं विशेषकर जूते, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन आदि सामान्य बाजार से महंगी मिलती है। चौथा प्रश्न, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। लेखक का मत है कि जो लोग अपनी क्रय शक्ति के अभिमान में दिखावे के लिए अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, वे बाजार की शोषण वृत्ति को बढ़ावा देते हैं। व्यापारी या दुकानदार दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर कृत्रिम अभाव भी उत्पन्न कर देते हैं। इससे महंगाई बढ़ती है। ग्राहक यह जानते हुए भी कि उसका शोषण हो रहा है, आटा, दाल, चावल, चीनी आदि आधारभूत आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिए विवश हो जाता है। भोजन, वस्त्र आदि के बिना उसका काम नहीं चलता। अतः हम लेखक के इस विचार से सहमत हैं कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। पांचवा प्रश्न, स्त्री माया न जोड़े। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है?
स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी का अर्थ है धन, वैभव या सुख सुविधाओं की उपलब्धता। माया का अर्थ भी धन, वैभव है। घर परिवार की सुख समृद्धि स्त्री के ऊपर निर्भर करती है। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भोजन, वस्त्र आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना अपना कर्तव्य समझती है। इसी कर्तव्य भावना के भार से वह वस्तुओं का संग्रह करती है। कई बार भविष्य असुरक्षित होने की आशंका से भी वह धन जोड़ती है। अपनी संतान के प्रति वात्सल्य भाव भी उसे माया अर्थात धन जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थियों, यद्यपि इस चर्चा में हमने बाजार से जुड़े अनेक बिंदुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया है, तथापि कुछ बिंदु, बाजार के कुछ पहलू ऐसे हो सकते हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया हो। अतः आप इस विषय में चिंतन करते हुए इस विषय को गहराई में स्वयं जाएं। आपने बहुत ध्यान से, बड़े ही मनोयोग से इस कक्षा में प्रतिभागिता की। आप सभी का धन्यवाद।